हाँ सुनो, कर दिया। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास है पॉलिटी स्पेशल 5 की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यस्टरडे हमारा एक पॉलिटी स्पेशल का टेस्ट था और जो कि हमारा सेकंड टेस्ट था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी रैंक ली है, जिसमें रमन कुमार जो है रैंकर बने हैं, रैंक फर्स्ट आई है उनकी। और दूसरे नंबर पे है अंजलि मिश्रा और तीसरे नंबर पे है आर राधा स्वामी। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और उन्होंने मात्र 1 से 2 सेकंड में सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, चाहे वो एमसीक्यू का हो चाहे वो एक्सप्लेनेशन का हो। और जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कोशिश ये करें कि टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि टेस्ट आप लोगों के लिए ही बना है। और अगर आप जब तक टेस्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप कितने भी बैचेस परचेज कर लीजिएगा, आपकी तैयारी इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि टेस्ट का मतलब होता है अपने आप को जज करना कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमी है, हमारी स्पीड में कमी है, या फिर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कितने समय में कर पा रहे हैं। क्या चीज़ें हैं वो हमें टेस्ट से ही पता चलती है। और साथ ही जो चीज़ हमारी नेगेटिव में होती है या जो चीज़ हमारी वीक होती है उसको भी हमें उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो टेस्ट को अवश्य दें और याद रखें कि टेस्ट में रैंक 1 लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पास तो सभी बच्चे हो जाते हैं लेकिन रैंक 1 लाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है रैंक 1 ला सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों के मार्क्स कम थे तो वो दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए, कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए और याद रखेंगे कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल उसी पे फोकस कीजिए। अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समस्या हो सकती है एग्जामिनेशन में। तो आपको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो सभी बातें ऑथेंटिक बातें हैं और प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है। और अभी जो 2020 चल रहा है या 2019 में जितने भी पॉलिटी के सेक्शन के क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, वो सभी को मैंने पर्सनली जो है उनको ऐड किया है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। डाउट्स अगर कोई भी हो तो कृपया करके प्लीज़ डाउट सेक्शन में डाउट अपना डाल दिया करें, ठीक है। कोई पर्सनली फ़ोन ना करें प्लीज़, ठीक है। और दूसरी बात याद रखेंगे कि टेस्ट निरंतर दें और जितना पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। और जितना कंटेंट आपको एसएससी में चाहिए उतने ही कंटेंट पे फोकस करें, क्योंकि कहने को तो अगर मैं बात करूं इस बैच के बारे में तो इसमें लगभग 90 से 100 घंटे की पॉलिटी होगी, यानी कि 90 से 100 घंटे। और 90 से 100 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप खुद भी समझदार हैं कि हम लेवल कहाँ तक लेकर के जाएंगे। और अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के बारे में तो वहाँ पे 150 घंटे तक की क्लास हो जाती है। तो अब आपको सिविल सर्वेंट तो नहीं बनना, ठीक है। आपको केवल एक एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है और एक पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है। तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट अभी आ रहे हैं कि सर वो कुरेद कुरेद के बातें पूछते हैं। तो ऐसा करना छोड़ दें, टीचर को जज करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी अच्छी लग रही है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू आर लेफ्ट, ठीक है। आप लेफ्ट हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने कुछ आर्टिकल्स पे काम किए, जैसे कि आर्टिकल 52। और आर्टिकल 52 क्या कहता है, जैसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि बताइए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत शॉर्ट वे में आंसर दे रहे थे, ठीक है। मैं एमसीक्यू में अगर ऑप्शन देता हूं तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को पूछ रहा हूं कि बताइए नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो आप पूरी कोशिश करें उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की, भाई कि सर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हिंदी में होता है लाभ का पद। और लाभ के पद में कौन कौन लोग दायरे में आते हैं, कौन कौन लोग दायरे में नहीं आते हैं। और लाभ के पद की आपके पास कुछ अदर से नॉलेज है, लाइक जैसे कि उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो वहाँ पे उस विवाद को कौन सॉल्व करेगा, ठीक है। और ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, ठीक है ना। और
इस पे अल्टीमेट जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, ये बातें आप बता सकते हो, ठीक है। या जैसे मैंने आपसे पूछा है कि बताइए राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आपको पूरी क्वालिफिकेशन बतानी है। ऐसा नहीं कुछ नालायक बच्चे कह रहे थे कि भारत का नागरिक हो, दैट्स ऑल कंप्लीटेड। ये क्वालिफिकेशन तो है लेकिन क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड नहीं है। तो याद रखेंगे कि जब भी आपसे कोई भी ऐसी डिटेलिंग पूछ ले तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर हिंदी में बताओ, कुछ बच्चों की कमेंट थी इंग्लिश में बताओ। आज तक के पॉलिटी स्पेशल 5 बैच चल रहा है, पॉलिटी स्पेशल 4 कंप्लीट हो गए, 4 बैचेस। हर बैच में मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि देखो कुछ बेसिक इंग्लिश ऐसी होती है जैसे एग्जीक्यूटिव। अब आप सोचो, क्योंकि इस बैच में जितने भी बच्चे हैं वो एसएससी सीजीएल और सारे बड़े एग्जामिनेशन के हैं, कांस्टेबल और एसआई के बहुत कम बच्चे हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैंने मुंह से बोला यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो आपको उसकी स्पेलिंग खुद से भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सारा सब चीजें मैं ही बताऊंगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि एफर्ट आपको भी करने पड़ेंगे। देखिएगा, टीचर का जो काम होता है ना वो एक नॉलेज देना होता है। ऐसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, बाकी एग्जामिनेशन में जो आप बैठेंगे, आप अपना विवेक अपने दिमाग से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या उसका आंसर होगा, वो आपको ही पुट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये होगा कि हम केवल आपकी एक हेल्प कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए। केवल इतना ही दायरा होता है टीचर का। बाकी एग्जाम स्टूडेंट को ही पास करना होता है, उसी को ही लिखना होता है, उसी को ही सोचना होता है। अब देखिएगा कि मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई राज व्यवस्था क्या है, व्हाट इज द इंडियन पॉलिटी, है ना, या पूछ ले बताइए भारत की राज व्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि भारत की जो इंडियन पॉलिटी है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम, अब सीधी सी बात है कि अगर मैं वन लाइन की बात करूं तो भारत में जो राज करने की व्यवस्था होती है वो राज व्यवस्था कहलाती है। अब इसी बात को आप कितना डिटेलिंग में आप उस सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हो कि भारत में जो राज करने की व्यवस्था होती है, जो शासन प्रशासन करने की जो व्यवस्था होती है, जिसको एक अकॉर्डिंग बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, वो सभी चीजें राज व्यवस्था होती है। आप इस चीज को कितना डिटेलिंग में, कितना शार्प तरीके से लिख पा रहे हो, ये आपकी एबिलिटी होगी। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं तो खुद से भी इंप्लीमेंट कीजिए, खुद भी उस चीज पे थिंक कीजिए कि ये चीज। अब ऐसा नहीं अननेसेसरी बात करते हैं बच्चे कभी कभी कि बताइए वीवी गिरी राष्ट्रपति बना तो वो उसने जो है अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं बना वो, या फिर वो एमपी ऑफ लोकसभा क्यों नहीं बना। ये काफी अननेसेसरी बातें हैं, जो फालतू की बातें हैं। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति जिस पद के लिए खड़ा हुआ है तो वो उसी पद के लिए काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो भाई अब के बारे में मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सभी बच्चे टेस्ट में प्रेजेंट हों नेक्स्ट टेस्ट में दिस सैटरडे, और सभी बच्चे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस रखें, ठीक है। और जो ऑथेंटिक डाउट्स होते हैं केवल वही पूछे, फालतू की बकवास कोई ना करे, ठीक है। चलिए भाई, तो हमने पढ़े थे कुछ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बारे में बात करें कि आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 143 क्या कहता है, आर्टिकल 123 क्या कहता है। ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए आर्टिकल 55 क्या है, तो आर्टिकल 55 होता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और देखो, जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उसी के हिसाब से हम एमसीक्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब सपोज दैट अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है तो हम सिविल सर्विस आईएएस पीसीएस के एमसीक्यू करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं। हमें जैसे जैसे हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें एमसीक्यू का भी लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलिए, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि टीचर से आगे भागोगे तो हमेशा कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। और टीचर के साथ साथ उसका हाथ पकड़ के चलोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज बी पेशेंस, पेशेंस के साथ पढ़िए,
ठीक है, क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो है सुपर नहीं हो सकता किसी भी सब्जेक्ट में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। देखो अब मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई अगर मैंने लिखा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो आप खुद से कोशिश करें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट खुद से लिखे। आपको वहां पे दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपकी वोकैब ठीक होगी। अगर आप खुद से इलेक्शन लिखते हो तो या तो सही लिखोगे या फिर गलत लिखोगे। अगर गलत लिखते हो तो स्पेलिंग में यहां पे लिख रहा हूं, यहां से देख लिया करो। क्योंकि अगर आपको ये आदत पड़ गई ना, देखो मैं बता रहा हूं ये बहुत खतरनाक आदत है आपकी, कि अगर आपको ये आदत पड़ी है कि ये सब कुछ लिख देख करके लिख रहे हो, ये भी देख करके लिख रहे हो, जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा देख देख के लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव जा रहे हैं। आप मेरी वर्डिंग को भी समझिए। मैंने लिखा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो मैं इसका हैंड टू हैंड बता रहा हूं हिंदी में मीनिंग। तो अगर मैं किसी चीज के हिंदी में मीनिंग नहीं लिख पाता हूं तो उसके लिए परेशान मत होया करो। मैं साथ ही साथ उसकी हिंदी भी बोलता हूं, क्योंकि अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में लिखूंगा ना दोनों बाइलैंग्वेल, तो वहां पे समस्या प्रॉब्लम आपको ही आएगी, क्योंकि ज्यादा लंबा मतलब ज्यादा टाइमिंग लग जाएगा। क्योंकि हिंदी में भी लिखो फिर इंग्लिश में भी लिखो। और ये एक कुछ बेसिक कॉमन से वर्ड है। इलेक्शन माने क्या होता है? चुनाव। ऑफ माने होता है का। प्रेसिडेंट माने होता है राष्ट्रपति। अब इस चीज को भी मैं अगर हिंदी में लिखूं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो है नालायकपंती है कि आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपकी इंग्लिश पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में दी गई है। संविधान के आर्टिकल 54 में दी गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये एक दूसरे वाला मार्कर। हाँ जी, तो अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव का मतलब क्या है। तो देखिएगा कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पद के बारे में बात करें, चाहे वो एक एमपी हो यानी कि एक सांसद हो, चाहे वो एक एमएलए हो यानी कि जो है विधायक हो, चाहे वो आपका एक प्रधानमंत्री हो यानी पीएम हो, चाहे वो एक राष्ट्रपति हो यानी प्रेसिडेंट हो, सबका कोई ना कोई तरीका होता है कोई ना कोई तरीका होता है इलेक्शन का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। यानी कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनता वोट नहीं करती, यानी डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। अब जब जनता वोट नहीं करती है तो फिर कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति? तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। और इसमें जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। और इनके सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और हम सब जानते हैं कि निर्वाचन मंडल में जितने भी सदस्य होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव
डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, इनडायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए वोट जो होती है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें सांसद के द्वारा, या फिर हम बात करें सांसद के लिए, ठीक है, तो जो हमारा सांसद होता है उसके लिए भी हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सांसद है, जो एमपी है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सांसद के बारे में, तो सांसद का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट, क्योंकि उसमें हम वोटिंग करते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होगा, यानी कि इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक निर्वाचन मंडल बनता है, और उस निर्वाचन मंडल में कुछ स्पेशल मेंबर होते हैं, और उन मेंबर्स के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है। अब हम बात करें कि इसका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, किस कमीशन के द्वारा होता है, तो इज नोन एज इलेक्शन कमीशन, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। और यह एक जो है गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का कोई भी जो है जैसे हम एमपी के प्रचार देखते हैं, ऐसा कोई प्रचार नहीं होता है। और यह भी याद रखेंगे कि हर चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। अब वो किन किन पॉलिटिकल पद के लिए बनता है वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो फाइनली अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट। कैसा होता है? इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें एक क्या बनता है? इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी कि एक निर्वाचन मंडल बनता है, ठीक है। अब इस निर्वाचन मंडल में कुछ सदस्य होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जब जनता राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, तो फिर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? तो एक निर्वाचन मंडल बनता है, उसमें कुछ वे स्पेशल सदस्य होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा। हिंदी में बात करेंगे, बल्कि ऑल की जगह ओनली कर लेते हैं ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर सांसद। नेक्स्ट बात करते हैं ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो, मैं साथ साथ हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, और अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे तो बेकार आपका पॉलिटी पढ़ना, ठीक है। छोड़ दो इस बैच को। अगर आप इतनी भी जजमेंट अपने अंदर नहीं रखते, इतनी भी आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहे हैं, तो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए, ठीक है। बस कॉपी करेंगे इस चीज को पहले फटाफट से।
सोनू इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देना, ये बच्चा कह रहा था कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई एक चीज और, कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे के एक लड़की कह रही थी कि भाई सर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं खुद भी अपने सामने स्क्रीन लगी हुई है, मैं वहां पे भी देख पा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक अक्षर मोती सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? सभी चीजें मैंने इंग्लिश विंग्लिश सब चीज ओके करके लिखी है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो मैं उसको बोल भी तो रहा हूँ ना। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं साथ में बोल भी तो रहा हूँ ना, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा। अब जैसे मैंने एलएस लिख दिया, तो अब आप ये मत कह देना कि सर जी इसको भी पूरा डिटेल में लिखो। लो एलएस का मतलब होता है लोकसभा, आरएस का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है इस बैच पे कुछ ऐसे बच्चे जो रिक्वायरमेंट रखते हैं सभी डिटेलिंग की, तो ये छोटी छोटी बातें जो है छोड़ दीजिए, खुद भी एफर्ट करना सीखिए, ठीक है? क्योंकि अगर जब आप जॉब पे चले जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सभी काम करने पड़ेंगे सीनियर के अंडर में, ठीक है? तो मेहनत करने की आदत डालिए, ये मत सोचे कि सब आपको सब चीजें पकी पकाई मिलेंगी, नेवर। चलिए तो अब हम इसको डिटेलिंग में समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है, और इसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं होती है, इसमें एक निर्वाचन मंडल होता है और निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा इसमें वोटिंग की जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो इसमें जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, इसमें एक तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। कैसे इनडायरेक्ट होती है वो हम अभी समझेंगे। तो इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर सांसद कह सकते हैं, ठीक है? जो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग बैठेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। देन सेकंड, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी सभी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट होगा ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सभी के जितने भी इलेक्ट एमएलए हैं वो सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में बैठेंगे। लेकिन ये जो लोग बैठते थे ये कब बैठते थे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में। हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 में हुआ था, और हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था और संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। लेकिन पूरे देश में जो संविधान अप्लाई हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हमारा देश रिपब्लिक कंट्री बन गया, यानी कि एक गणराज्य देश बन गया है, ठीक है? तो इस दिन जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ तो इसे हम कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं? मूल संविधान। और जब हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब राष्ट्रपति के चुनाव में ये 3 टाइप के लोग बैठते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1963 में पुदुचेरी और 1999 में दिल्ली में किसका निर्माण हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का। और जब इस विधानसभा का गठन हुआ तो उसके बाद एक 70वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 70वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952, ठीक है? सॉरी 1992, ठीक है? 1992 में हमारा एक 70वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 70वें संविधान संशोधन में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सभी सदस्य हैं उनको भी ऐड कर दिया गया। तो यानी कि ऑल, बल्कि ऑल नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड
पदुचेरी। यानी कि फिर 70वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि एक दो बच्चों के डाउट आ गए होंगे इस पे, लेकिन मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चले भी, अब देखो ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। तो देखो क्या हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, वो जब हमारा संविधान बना था, यानी कि जब हमारा संविधान बन करके पूरा तैयार हुआ था, वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1946 में। ठीक है, और इस दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया या फिर अंगीकृत किया गया। लेकिन चूंकि संविधान को इंप्लीमेंट करना उसी दिन ही चाहिए था, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम 26 जनवरी के दिन संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उस दिन हम एक ऐतिहासिक संविधान दिवस। देखना चलेगा वीडियो? हाँ, ये बंद हो गई थी, सॉरी बच्चों, अभी क्लास हमारी ऑफ हो गई थी। चलिए, तो अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तो हमें ये तो पता चलेगा कि चुनाव डायरेक्ट होता, इनडायरेक्ट होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, और निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन मेंबर होते हैं। तो हमें पता है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और जो है आपके सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है उनके सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1946 को बनकर के तैयार हो गया था, और ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, और उसके 2 दिन बाद, उसके जो है उसके कुछ टाइम बाद 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। क्योंकि संविधान सभा ने उसी दिन लागू नहीं किया, क्योंकि संविधान सभा वाले ये चाहते थे कि संविधान उस तारीख को जो है इंप्लीमेंट हो, जिससे कि उस दिन को हम एक ऐतिहासिक रूप से, यानी संविधान के नाम से हम उसको बना सके, और उस दिन ही हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव किया गया, और जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने इस नोन एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, अब इसमें 3 टाइप के लोग बैठते थे। तो यानी कि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, तो इस दिन हमारे 3 टाइप के लोग बैठते थे। लेकिन अब सिलसिला चलता रहा, तो 1963 में पुदुचेरी में जो है विधानसभा का गठन हुआ, और 1991 में दिल्ली में जो है विधानसभा का गठन हुआ। अब जब इनमें विधानसभा का गठन हुआ, तो उसके बाद एक 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इस 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो है इलेक्ट यानी कि निर्वाचित सदस्य भी भाग लेने लगे। तो अब फाइनली राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो इन 3 के साथ साथ ये चौथे लोग यानी दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि बताइए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष कराया जाता है या प्रत्यक्ष कराया जाता है? तो आंसर होगा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, तो आपके सामने ये डिटेलिंग है, आप ये बता दीजिएगा। पूछ लेगा जाएगा कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, तो 70वां संविधान संशोधन। पूछ लेगा दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा कब बनी, तो हम सब जानते हैं 1991, पुदुचेरी में 1963 में बनी। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये जो मैंने लिखा इलेक्ट एमपी, ये जो बार बार वर्ड आ रहा है इलेक्ट, ये एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इलेक्ट का मतलब क्या है। अगर हम बात करें हाउस के बारे में, यानी कि सदन के बारे में, तो सदन में दो टाइप के लोग होंगे। सबसे पहले होंगे इलेक्ट मेंबर और दूसरे होंगे नॉमिनेट मेंबर। नॉमिनेट मेंबर। अगर हम बात करें इलेक्ट मेंबर के बारे में, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वाचित सदस्य, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आते। हो गया था, इसकी बैटरी लो हो रही है इसकी। ठीक है बस, चलो। हाँ तो बच्चे हम कहां पे थे। अगर हम बात करें हाउस के बारे में, तो प्रत्येक सदन में दो टाइप के मेंबर होते हैं, जो कि पहले मेंबर होंगे इलेक्ट मेंबर और दूसरे होंगे नॉमिनेट मेंबर। इलेक्ट मेंबर के बारे में बात करें तो वो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं, और नॉमिनेट मेंबर के बारे में बात करें तो वो मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। अगर हम बात करें निर्वाचित सदस्य के बारे में, तो हम सब जानते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये एक वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन नॉमिनेट मेंबर यानी कि मनोनीत सदस्य के बारे में बात करें तो ये एक व्यक्ति के द्वारा चुने जाते हैं, ये वोटिंग के द्वारा नहीं चुने जाते, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मेरी क्लास है और मैं इस क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहता हूं, तो एक तो यह है कि मैंने सभी बच्चों के बीच में वोटिंग करा ली और सभी बच्चों ने वोटिंग करके एक व्यक्ति को चुना, तो वो व्यक्ति होगा इलेक्ट मॉनिटर। और अगर मैं मॉनिटर मैं खुद चुनता हूं क्लास का, तो वो होगा नॉमिनेट मेंबर, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट के द्वारा वोटिंग करके चुना गया वो इलेक्ट मॉनिटर, और जो मेरे द्वारा चुना गया वो नॉमिनेट मेंबर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेलिंग में मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ध्यान से समझना बच्चे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं लोकसभा के बारे में और एक बात करता हूं राज्यसभा के बारे में। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर है, टोटल 545 मेंबर है, और इस 545 में दो टाइप के लोग होंगे, कुछ लोग होंगे नॉमिनेट, कुछ लोग होंगे इलेक्ट। यानी कि इसमें कुछ सदस्य तो होंगे इलेक्ट और कुछ सदस्य होंगे नॉमिनेट। नॉमिनेट इलेक्ट सदस्य कौन से हैं? 543। और नॉमिनेट मेंबर कौन है? केवल और केवल दो, जिनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं? आंग्ल भारतीय। अब ये आंग्ल भारतीय क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा में, लेकिन आप फिलहाल इतना समझिए कि लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 543 जो मेंबर होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं, यानी कि वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। और यही जनता के द्वारा चुन करके जो लोग आते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट एमपी, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट एमपी। और यही राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो व्यक्ति चुना गया लोकसभा में, वही तो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसी को ही हम इनडायरेक्ट प्रोसेस कहते हैं। देखो ऐसा समझ लीजिए कि मान लो सपोज दैट कि आप मुझे डायरेक्ट फीस दे रहे हैं, डायरेक्ट